चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के क्लास में। दिल्ली पुलिस स्पेशल हम जीके जीएस के क्लास लाइव कर चुके हैं। आप सभी का जुड़ जाइएगा और आंसर जो है अपने कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे। तो आप सभी जुड़ जाइए और हमारी क्लास जो है लाइव हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी जुड़ जाइए और नोट करेंगे, शेड्यूल नोट करेंगे। दिल्ली पुलिस स्पेशल हम 2 क्लासेस करवा रहे हैं। पहली होगी जीके जीएस की क्लास होती है अपनी जीके जीएस की, ठीक, जीके जीएस की क्लास हो रही है डेली, जिसमें शाम 7 बजे आपको आना है, शाम 7 बजे, ठीक। और कंप्यूटर क्लास अपन ले रहे हैं रात 9 बजे, ठीक, रात 9 बजे। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल हम 2 क्लासेस करवा रहे हैं, जिसमें शाम 7 बजे जीके जीएस की क्लास होती है और रात 9 बजे होती है आपकी कंप्यूटर की क्लास। तो 2 क्लासेस स्पेशल हैं दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक। आप सभी जुड़ जाएं और आंसर जो है अपने कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं। अब चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। आप सभी बताएंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो हम सभी को पता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश भोपाल, मध्य प्रदेश नोट करेंगे, मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे इसकी स्थापना 1977 में की गई है। इसकी स्थापना जो है 1977 में की गई है और टोटल यह नोट करेंगे, टोटल यह जो है 200 एकड़ एरिया में फैला, ठीक, 200 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक। और एशिया का सबसे बड़ा एक पहला ओपन म्यूजियम है, ठीक, एशिया का सबसे बड़ा ओपन म्यूजियम है, ठीक। और इसकी स्थापना 1977 में की गई है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यानी कि भोपाल में स्थित है, ठीक। सी इज राइट आंसर। आप सभी जुड़ते जाएंगे, आंसर जो है कमेंट्स में लिखते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आप सभी को बताना है फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, ठीक, चीनी यात्री था फाहियान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फाहियान भारत आया था। बिल्कुल सी इज राइट आंसर। नोट करेंगे, साथ ही साथ नोट करेंगे हर्षवर्धन किसके हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था, ठीक। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और आप नोट करेंगे मोहब्बत बिन तुगलक, ठीक, तुगलक वंश का शासक रहा है। इसके शासनकाल में इब्न बतूता, ठीक, इब्न बतूता जो है इसके शासनकाल में आया था, ठीक। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक, मोरक्को। इब्न बतूता जो है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया है, ठीक, यह भी एक चीनी यात्री है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नोट करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया मेगस्थनीज, ठीक, मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है और यूनान से आया, ठीक, यूनान से आया, ठीक। तो 3-4 चीज़ आप नोट करेंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंसांग आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज आया है यूनान से, ठीक। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया है चीन से। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में आया इब्न बतूता मोरक्को से, ठीक। बिल्कुल सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन की ओर। आप सभी जुड़ते जाएं और आंसर जो है कमेंट्स में लिखते जाएंगे। चलिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब की गई है। जल्दी से बताएंगे अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब की गई है। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई है और ये खेलों के क्षेत्र में, ठीक, अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक। अर्जुन पुरस्कार 1961 में इसकी स्थापना की गई है, बिल्कुल। और साथ साथ नोट करेंगे 2020 तक इसकी जो राशि रही है ये 15 लाख रही है, ठीक, 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 2020 तक 15 लाख रुपए दिए जाते थे। साथ साथ अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, ठीक। और प्लस आप लोग नोट करेंगे अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और स्क्रॉल शामिल है, ठीक, स्क्रॉल। 3 चीज़ें दी जाती थी, 15 लाख रुपए और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और स्क्रॉल, ठीक। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई है, ठीक। ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। जल्दी से बताएंगे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल सी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। नोट करेंगे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक। मुख्य न्यायाधीश जो है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक। और साथ साथ नोट करेंगे और राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र ये भी राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से संबंधित, ठीक, राष्ट्रपति का जो
पद है ये अनुच्छेद 52 से, ठीक, संविधान के आर्टिकल 52 में है, ठीक, राष्ट्रपति का पद, ठीक। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग जो है नोट करेंगे, महाभियोग अनुच्छेद 61 से लगाया जाता है, ठीक। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख है। और महाभियोग में आप लोग नोट करेंगे सांसद के टोटल सदस्यों में से 1/4 भाग, सांसद के टोटल सदस्यों में से 1/4 भाग सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, सी इज राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो राज्यपाल होता है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे केरल की राजधानी क्या है। केरल की राजधानी क्या है, आपसे बताएंगे केरल की राजधानी क्या है। जल्दी से मैं आप सभी कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक, तिरुवनंतपुरम, डी इज राइट आंसर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और अमरावती किसकी राजधानी है, अमरावती है आंध्र प्रदेश की, नोट करेंगे आंध्र प्रदेश की। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है 1953 में किया गया है। इम्फाल किसकी राजधानी है, मणिपुर की इम्फाल है, ठीक, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर का गठन 1972 में किया गया है, ठीक। और पुदुचेरी की जो राजधानी है, चूंकि पांडिचेरी हो गया, पुदुचेरी, ठीक, पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी, ठीक। और पुदुचेरी का गठन 1954 में किया गया है, ठीक, 1954 में किया गया है। और केरला का गठन 1 नवंबर नोट करेंगे 1956 में। केरला का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया है और पुदुचेरी का गठन 1954 में किया गया है, ठीक। और मणिपुर का गठन 1972 में किया गया है। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया है। तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और जिसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। आप सभी जुड़ते जाएं और आंसर जो है कमेंट्स में लिखते जाएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ये प्रयागराज में स्थित है, ठीक, डी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट प्रयागराज में स्थित है और इसकी स्थापना 1866 में की गई है। प्रयागराज हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में की गई है, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है, ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे हल्दी घाटी का युद्ध अकबर द्वारा किसके साथ लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग नोट करेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1776 में लड़ा गया, ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के साथ लड़ा गया, ठीक, बी इज राइट आंसर। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में लड़ा गया है जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो जाती है, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ है 1776 में, ठीक। शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की है, ठीक, 1642 में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की है, ठीक, मराठा साम्राज्य नोट करेंगे। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने 1642 में की है और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि जो है गंगा भट्ट ने दिया है, ठीक, गंगा भट्ट। इस चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। आप सभी जुड़ते जाएं और आंसर जो कमेंट्स में लिखते जाएंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। देखिए जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है इसका हाल ही में नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है, बिल्कुल डी इज राइट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल। केरला का हवाई अड्डा का नाम है कोच्चि, ठीक, केरला का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है कोच्चि। वहीं पे गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य के स्थापक रहे हैं, ठीक। तो नोट करेंगे केरला का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ठीक। और चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है
स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे पूछा है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो बात करें, सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, वहीं बात करें स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, देखिए हमें भारतीय जनरल गवर्नर थे ये श्री गोपालाचारी, बिल्कुल श्री गोपालाचारी, सी इज राइट आंसर। ठीक, और सी चीज़ें नोट करेंगे। पूरे भारत का गवर्नर है लॉर्ड बेटिंग। ठीक, भारत का नोट करेंगे, भारत का गवर्नर। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे बंगाल का पहला गवर्नर, एक सेकेंड, बंगाल का पहला गवर्नर नोट करेंगे। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर है, नोट करेंगे बंगाल का, यह लॉर्ड क्लाइव। ठीक, ये पूछा जाता है। ठीक, लॉर्ड क्लाइव। ठीक, बंगाल का पहला गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव। ठीक, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक, यहाँ पे गवर्नर नोट करेंगे, गवर्नर। ठीक, अब गवर्नर जनरल, इस पद को बढ़ा करके जनरल कर दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक, तो यह वारेन हेस्टिंग। ठीक, नोट करेंगे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है ये वारेन हेस्टिंग है। वहीं बात करें पूरे भारत का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिक, बिल्कुल पूरे भारत का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटिक। पहले सिर्फ बंगाल बस इनके अंडर में था, लेकिन जब पूरा भारत इनके अंडर में आ जाता है तो इसका पहला गवर्नर बनता है लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक, वहीं बात करें पहला वायसराय, पूरे भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक, पूरे भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो यहीं पे क्वेश्चन में पूछा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री गोपालाचारी और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, चलिए सब चीज़ें नोट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपसे बताएंगे 11वें का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और सांसद के टोटल सदस्यों में से 1/4 भाग सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक, 1/4 भाग मिलकर के। ठीक, सांसद के टोटल सदस्यों में से 1/4 भाग सदस्य जो हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। ठीक, और 14 दिन के भीतर 14 राष्ट्रपति को पहले नोटिस दी जाती है, फिर 14 दिन के बाद इस पर महाभियोग लगाया जाता है, सी इज राइट आंसर। आते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा कर्नाटक में स्थित है। ठीक, कर्नाटक के बीजापुर में। ठीक, कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा स्थित है। और जो गोल गुंबज आदिल शाह का जो मकबरा है ये दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला मकबरा है। ठीक, चिनाई नोट करेंगे, चिनाई, दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गुंबद मकबरा है। ठीक, और आदिल शाह जो है ये बमनी साम्राज्य से संबंधित। ठीक, बमनी। ठीक, आदिल शाह बमनी साम्राज्य से संबंधित हैं और बमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की। ठीक, हसन गंगू। ठीक, ये सब चीज़ आप नोट करेंगे। गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और यह मकबरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला मकबरा है। ठीक, और आदिल शाह जो है ये बमनी साम्राज्य से संबंधित है, दक्षिण का क्षेत्र है। ठीक, बमनी साम्राज्य, और बमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे खानवा का युद्ध किसके साथ राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके साथ राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो जो खानवा का युद्ध है ये बाबर के साथ राणा सांगा के बीच लड़ा गया, सी इज राइट आंसर। बाबर ने भारत में टोटल 4 युद्ध लड़े हैं। ठीक, हालांकि बाबर ने 1519 से लेकर के 1526 के बीच में बहुत से युद्ध लड़े हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ भारत की। तो बाबर ने भारत में टोटल 4 युद्ध लड़े हैं। पहला होता है आपका पानीपत। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा बाबर ने किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी। ठीक, 1526 में। और दूसरा युद्ध लड़ा है बाबर ने 1527 में दूसरा युद्ध लड़ा है बाबर ने कब? खानवा का युद्ध। ठीक, खानवा 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के बीच लड़ा है, 16 मार्च। ठीक, इसके बाद 1528 में बाबर ने लड़ा चंदेरी का युद्ध। ठीक, इसके बाद 1529 में लड़ा है, 1529 में लड़ा है बाबर ने घाघरा का युद्ध। ठीक, इसके बाद 1530 में बाबर की मृत्यु। तो टोटल बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े हैं। पहला युद्ध पानीपत का, प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ जिसमें जीत होती है। दूसरा युद्ध 1527 में खानवा का राणा सांगा के साथ। तीसरा युद्ध 1528 में चंदेरी का युद्ध। ठीक, चौथा युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सी इज राइट आंसर।
आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपसे बताएंगे निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम सभी को पता है फ्रंटियर गांधी जी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये गांधी के अहिंसा वादक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो इनका जो कहीं ना कहीं संबंध गांधी से होता है, इनकी जो सोच है गांधी जी से मिलती जुलती है, इसीलिए इन्हें अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। बीज राइट आंसर। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम जाना जाता है। ठीक, और भगत सिंह को शहीद ए आजम, शहीद ए आजम, भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम जाना जाता है, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक, और अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बच्चा खान, अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे डमहल, डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डमहल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक, जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है डमहल। ठीक, वही मध्य प्रदेश का बताएं आपको जावरा, जावरा हो गया। ठीक, मटकी हो गया, आड़ा खाड़ा हो गया, ये सभी लोक नृत्य जो हैं ये मध्य प्रदेश के हैं। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य पंडवानी। ठीक, पंडवानी, यहाँ के एक फेमस कलाकार हैं तीजन बाई, तीजन बाई, सॉरी बाई। ठीक, तो जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है ये डमहल, और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य जावरा, मटकी, आड़ा खाड़ा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य पंडवानी, और उत्तराखंड के भी एक नोट कर लेंगे भोटिया, भोटिया लोक नृत्य। भोटिया हो गया आपका, छोड़िया हो गया। ठीक, छोड़िया, भोटिया, छोड़िया, ये जो लोक नृत्य है ये उत्तराखंड के हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे जल चक्र को और क्या कहा जाता है। तो जल चक्र को जल वैज्ञानिक कहा जाता है। बिल्कुल, बी इज राइट आंसर। जल चक्र को जल वैज्ञानिक कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17वें का क्वेश्चन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक, और मणिपुर में ये लोकटक झील पर स्थित है। ठीक, लोकटक। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो कि लोकटक झील में स्थित है, और यहाँ का सबसे फेमस संगई हिरण, संगई हिरण। ठीक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क का सबसे फेमस है संगई हिरण, और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये लोकटक झील में स्थित है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। बिल्कुल, ए इज राइट आंसर। आते हैं लोकेशन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे भी बताना है दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, डी इज राइट आंसर। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हालांकि एक अज्वलनशील गैस है। ठीक, अज्वलनशील गैस है। ठीक, ऑक्सीजन एक अज्वलनशील गैस है, ये खुद नहीं जलती है बल्कि जलने में मदद करती है। ठीक, O2 की खोज सीले ने की है। ठीक, ऑक्सीजन की जो खोज है सीले ने की है। और नोट करेंगे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक, न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन है ये हाइड्रोजन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड CO कहलाती है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO से लिखते हैं, CO से लिखते हैं, यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है, और आंशिक रूप से दहन जब ईंधन का होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक, तो राइट आंसर डी, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक, डी इज राइट आंसर। आते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन के pH मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए 7 जो मान होता है ये उदासीन होता है, उदासीन। ठीक, 7 के बाद वाले जितने मान होते हैं 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्षारीय होते हैं। ठीक, बाकी बात करें 6, 5, 4, ठीक, तो ये सब होते हैं अम्लीय। ठीक, तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा मान अम्लीय pH मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो 9 हो गया, 12 हो गया, 7 हो गया उदासीन, 12 हो गया आपका क्षारीय, 9 हो गया क्षारीय, तो 6 हो गया अम्लीय। ठीक, बिल्कुल ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप जो है 2026 ये अमेरिका कनाडा मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। सी इज राइट आंसर। फीफा विश्व कप 2026 का अमेरिका कनाडा मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा और इसका 23वां संस्करण होगा। ठीक, 23वां संस्करण होगा। ठीक, और सबसे पहले विश्व कप जो है फीफा विश्व कप 1930 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? उरुग्वे। ठीक, उरुग्वे देश में। ठीक, 1930 में।
तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा और 23वां संस्करण होगा। सी राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो औरंगजेब ने 1658 से लेकर के 1709 तक। यहाँ पे मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है 1700, कभी कभी 1707 भी होता है। तो औरंगजेब का जो शासनकाल है 1758 से लेकर के 1709 या फिर 1707 तक रहता है। ठीक, तो नोट करेंगे औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब को दक्षिण का क्षेत्र संभालने को दिया गया था। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। और औरंगजेब ने हालांकि कुछ बनवाया नहीं है, इसका जो स्मारक कह लें या फिर जो भी कह लें, इसने बनवाया औरंगाबाद में बनवाया है बीवी का मकबरा। ठीक, बीवी का मकबरा, इसको कह सकते हैं ताजमहल की कॉपी है। शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था, जिसकी कॉपी किया है शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने। औरंगाबाद में बनवाया है बीवी का मकबरा, यानी कि मकबरा मतलब समझते होंगे कब्र। ठीक, तो बिल्कुल बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे बताना है भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात में कांडला बंदरगाह था, ठीक, गुजरात का कांडला बंदरगाह है, इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किया गया है। ठीक, ए इज राइट आंसर, गुजरात में। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे देश में टोटल 190 बंदरगाह हैं। देश में टोटल जो है 190 बंदरगाह हैं। ठीक, जिसमें 13 जो है प्रमुख हैं। ठीक, 13 प्रमुख हैं। और जो बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, जैसे हो गया आपका कांडला हो गया, ठीक, नेहरू बंदरगाह हो गया, इनका जो संचालन, इनका जो मैनेजमेंट है सब कुछ केंद्र सरकार करती है। जो छोटे बंदरगाह हैं, जैसे 190 मैंने टोटल बताया, जो छोटे बंदरगाह राज्य सरकारें करती हैं। ठीक, और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का है। ठीक, नेहरू बंदरगाह, ठीक, मुंबई का सबसे बड़ा है। और प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम का। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। आते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे भी बताना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक हैं, आपको बता दें, मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत का लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन राष्ट्रीय गान, ठीक, जनगण मन लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनगण मन राष्ट्रीय गान को 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ठीक, 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ठीक, और इसे अपनाया गया है, राष्ट्रीयकरण किया गया है इसका 24 जनवरी 1950 को। देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, आपको बता दें वंदे मातरम, इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। और जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया है। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत को लिखा है। ठीक, तो मोहम्मद इकबाल द्वारा गाया गया है सारे जहां से अच्छा, लिखा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ए इज राइट आंसर। आते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे भी बताना है, मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी है? आपको बताना है मिल्खा सिंह को किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि जो दी है, ये जनरल अयूब खान द्वारा दिया गया है। ठीक, ए इज राइट आंसर, जनरल अयूब खान द्वारा दिया गया है। जनरल अयूब खान जो है पाकिस्तान के हैं। ठीक, पाकिस्तान के सेकेंड राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक, जनरल अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी है। ठीक, मिल्खा सिंह को 1959 में, नोट करेंगे, 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मिल्खा सिंह को। और 1958 में इन्हें 400 मीटर और साथ साथ 200 मीटर दौड़ में भाग लेकर, एशियाई खेलों में दौड़ में भाग लेकर जीता है। ठीक, 400 मीटर दौड़ को भी जीता और 200 मीटर दौड़ को भी जीता 1958 में, तब जाकर के 1959 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया है। ठीक, तो सी इज राइट आंसर। इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि जनरल अयूब खान पाकिस्तान के दूसरे राष्ट्रपति ने दिया है। आते हैं लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताना है, निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो आपको बता दें, जो ये हैं गोपाल कृष्ण खोखले, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है 1905 में। ठीक, 1905 में गोपाल कृष्ण खोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। इनके राजनीतिक गुरु जो हैं ये गांधी को मानते थे। ठीक, गुरु महात्मा गांधी को मानते थे। ठीक, गोपाल कृष्ण खोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की है और इनके जो राजनीतिक गुरु हैं ये गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे बताना है, किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो नोट करेंगे 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक,
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है और इसकी स्थापना 1935 में की गई है। ठीक, इसकी स्थापना 1935 में की गई है। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। अधिनियम 1934 के तहत 1935 में की गई है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। आपको बताना है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो आपको बता दें विल्हम कॉनराड रॉल्टन। विल्हम कॉनराड रॉल्टन ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। और आपको बता दें एक्सरे की खोज के लिए, इन्हें एक्सरे के खोज के लिए 1901 में, एक्सरे के खोज के लिए 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक, और आप लोग साथ साथ नोट करेंगे इन्होंने एक्सरे की खोज कब की, 8 नवंबर 1895 में। 8 नवंबर आप लोग नोट करेंगे, 8 नवंबर 1895 में इन्होंने एक्सरे की खोज की, जिसके लिए इन्हें 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, और नोबेल पुरस्कार की स्थापना आप लोग नोट करेंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई है। और साथ साथ नोट करेंगे नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति का काफ़ी फायदा करवाया हो, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से होती है और भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार विल्हम कॉनराड रॉल्टन को दिया गया। ठीक, और साथ ही साथ नोट करेंगे ये 8 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो नोबेल पुरस्कार 1901 में विल्हम कॉनराड रॉल्टन को दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भरतहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है भरतहूत स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भरतहूत स्थित है। ठीक, जो कि बौद्ध धर्म को समर्पित है। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे भरतहूत बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आप लोग नोट करेंगे मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम 1873 में इनकी खोज की। 1873 में इसकी खोज की है, किसने की है, अलेक्जेंडर ने। ठीक, बौद्ध स्तूप यानी कि बौद्ध मंदिरों की। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, भरतहूत मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। आपको बताना है सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर के क्यों रखा जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। बिल्कुल, सोडियम धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। यह हवा के साथ साथ पानी के संपर्क में आकर भी आग भड़क सकती है, काफ़ी ज्वलनशील है, अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला कह रहा है क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है, ये भी सही है। क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील है, ये गलत है। क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है, ये भी सही है। लेकिन इन चारों ऑप्शनों की देखा जाए तो ज़्यादा प्रायोरिटी सही होने की ए वाले ऑप्शन की जा रही है, क्योंकि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है। पहले अभिक्रिया करेगी तब ना जलेगी। ठीक, तो ए है राइट आंसर। और साथ साथ नोट करेंगे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसे Na से लिखा जाता है सोडियम। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जट जटिन झिझियन नेत्र किस क्षेत्र का लोकप्रिय नेत्र है। आपको बताना है जट जटिन, आपने शायद नाम सुना होगा, जट जटिन झिझियन नेत्र किस जगह का लोकप्रिय लोक नेत्र है। तो ये है भैया बिहार का जट जटिन झिझियन नेत्र बिहार का लोकप्रिय नेत्र है। यह उत्तर बिहार विशेषकर मिथिला और काशी के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नेत्र है, मिथिला और काशी के क्षेत्र में। ठीक है, जट जटिन महिलाओं का नेत्र है। यह माना जाता है कि मानसून के दौरान चांदनी रात में यह किया जाता है। वयस्क लड़कियां और युवतियां, ठीक, वयस्क लड़कियां और जो गांव की महिलाएं होती हैं ये आंगन में इकट्ठा होती हैं और रात को आधी रात से यह नृत्य स्टार्ट होता है और सूर्योदय तक करती हैं। ठीक, तो जट जटिन झिझियन जो कि नृत्य है ये बिहार का सबसे लोकप्रिय और लोक नृत्य है। ए इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत किसकी अधीनता में आया। तो हम सभी को पता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद हमारा जो भारत देश है ये महारानी विक्टोरिया की अधीनता में आया, महारानी विक्टोरिया की अधीनता में आया। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना आपको बता दें बी शिवरामन समिति की सिफारिश में की गई थी। और कब की गई थी, चलिए आप लोग नोट करेंगे।
नाबार्ड की स्थापना 30 मार्च, नाबार्ड की स्थापना 30 मार्च 1979 को नाबार्ड की स्थापना 30 मार्च 1979 को भारत सरकार के योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरमन की अध्यक्षता पर किया गया था। ठीक, इसकी स्थापना 30 मार्च 1979 को की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। इसका मुख्यालय मुंबई यानी भारत में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष आप लोग नोट करेंगे, इसके अध्यक्ष साजी के वी। ठीक, मैं इंग्लिश में लिख दिया। चलिए, इसका जो अध्यक्ष है साजी के वी और इसका मुख्यालय मुंबई। इसकी स्थापना 30 मार्च 1979 को की गई और बी शिवरामन की समिति में नाबार्ड की स्थापना की गई। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपको बताना है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? नदियों की घाटियों में। नदियों, जहाँ नदियाँ हैं ज़्यादा, नदियों की यानी कि नदियों की घाटी यानी नदियों का जो मैदान है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, भारत में। तो डी इज करेक्ट आंसर। और लाल मिट्टी में आयरन की अधिकता होती है और काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है। ठीक, तो हमारे भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यह हम सभी को पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर देंगे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको बता दें गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले, मैंने हिंट भी दिया आपको, गणतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ साथ नोट करेंगे क्यों मनाया जाता है। ठीक, तो आप लोग नोट करेंगे 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना दिवस चिन्हित करने के लिए इसे पूरे देश में 2011 से मनाया जा रहा है। ठीक, 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, इस दिवस को चिन्हित करने के लिए देश में पहली बार 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे पूरे भारत में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 25 जनवरी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो ये इन्हें किया गया है दामोदर मोजो जो कि गोवा से संबंधित हैं। आप नोट करेंगे गोवा के लेखक दामोदर मोजो को मई 2023 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, दामोदर मोजो जो कि गोवा से संबंधित है। सी इज करेक्ट आंसर। और ये एक लेखक है। ठीक, करंट अफेयर का क्वेश्चन इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2023 में, देखिए अगस्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये बन सकता है। अगस्त 2023 में भारत में कौन सा समुद्री निगरानी विमान श्रीलंका को सौंप दिया गया है। तो ये आपको बता दें डोर्नियर 228 समुद्री विमान को श्रीलंका को सौंप दिया गया है। डी इज करेक्ट आंसर। अगस्त 2023 में। ठीक, श्रीलंका को। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मिसाइल मैन के रूप से किसे नामित किया गया है। तो हम सभी को पता है मिसाइल मैन के नाम से हमारे APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका राष्ट्रपति पद 11वां पद है। ये 11वें नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से। देखिए इनके बारे में जानना हमें काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं। काफ़ी सारे इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। 11वें देश के हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। 2002 से 2007 तक रहे हैं। ठीक, 2002 से 2007 तक रहे हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ठीक, साथ ही साथ नोट करेंगे इनका जन्म आप लोग नोट करेंगे 15 अक्टूबर। इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1931 को। ठीक, और इनकी मृत्यु भी नोट करेंगे 27 जुलाई 2015 को होता है। ठीक, इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को होती है शिलोंग में। ठीक, और आप लोग नोट करेंगे 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म होता है। ठीक, और इनकी जो मृत्यु है 83 वर्ष में हो जाती है। इनकी मृत्यु 83 वर्ष में हो जाती है। हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अपकेंद्रीकरण किस चीज़ को अलग करने की एक तकनीक है। आपको बताना है अपकेंद्रीकरण एक बल है
जो कि किस चीज़ को अलग करने की एक तकनीक है। तो आपको बता दें जो अब केंद्रीकरण बल है ये कहाँ लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल अच्छा से दे रहा हूँ। आपने सुना होगा दही से मक्खन निकालना, तो अपन हिलाते हैं, ठीक है। दही से मक्खन निकालने के लिए उसे हिलाया जाता है, तो वहाँ पे अब केंद्रीकरण बल लगता है, क्योंकि दही से जो मक्खन है वो अलग हो जाता है अब केंद्रीकरण बल के द्वारा, ठीक। तो ये राइट आंसर आपका कोलाइड को अलग करने के लिए अब केंद्रीकरण किया जाता है, ठीक। अब केंद्रीकरण कोलाइड को अलग करने के लिए किया जाता है। बी इज राइट आंसर। मैंने आपको दही और मक्खन वाला एग्जाम्पल अच्छा से दिया, तो बी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव जगत का कौन सा संघ संगठन की अंग प्रणाली स्तर को प्रदर्शित करता है, और उसमें मुलायम मांस तो होता है, ठीक, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण होता है या पिंड जो कोमल शरीर को बचाता है और आंतरिक अंगों को घेरता है। तो यह आता है मोलस्का संघ में, ठीक, मोलस्का संघ में, ठीक। मोलस्का संघ के प्राणी आप लोग जब देखे होंगे, उनके ऊपर का जो भाग होता है काफ़ी टाइट होता है, पत्थर, उनमें चढ़ भी जाओ तो कुछ भी नहीं होगा, वो मोलस्का संघ में आते हैं, ठीक। तो राइट आंसर बी मोलस्का संघ। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेड बॉल में ड्रिबलिंग बंद करने वाले खिलाड़ियों को पास या शॉट के भीतर कितने समय में करना होता है। तो ये लगभग 3 सेकंड समय में करना होता है। डी इज राइट आंसर। हेड बॉल में ड्रिबलिंग बंद करने वाले खिलाड़ियों को पास या शॉट 3 सेकंड के भीतर करना होता है। डी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था, वह क्या बजाते थे। तो ये सितार वादक थी। इलियास खान जिनका जन्म लखनऊ में हुआ ये सितार वादक थी, ठीक। बी इज राइट आंसर। आप लोग नोट करेंगे सितार वादक थे इलियास खान जिनका जन्म लखनऊ के संगीतकारों के परिवार में हुआ था, ठीक। बी इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सभी को पता होना चाहिए हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो वो करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, इसे माइनस में रख दो, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ हमारा भारत देश सीमा साझा करता है। साथ साथ नोट करेंगे चीन के साथ भी सीमा साझा करता है हमारा भारत देश, पाकिस्तान के साथ भी करता है, भूटान के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है और म्यांमार के साथ भी करता है, ठीक। तो ये चीज़ें भी आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रथमेश जॉबकर का प्रतिद्वंदी कौन था। चलिए आप लोग बताएंगे। तो ये था, आप लोग नोट करेंगे, मैथियास फुलरटन डेनमार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथियास फुलरटन डेनमार्क। बी इज राइट आंसर। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में स्वर्ण पदक मुकाबले में प्रथमेश जामकर का प्रतिद्वंदी मैथियास फुलरटन डेनमार्क था। बी इज राइट आंसर। अब चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नस कार्लस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। आपको बताना है मैग्नस कार्लस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो ये है शतरंज से संबंधित है, ठीक। इनके बारे में आप लोग जानेंगे। मैग्नस कार्लस का जन्म 30 नवंबर 1920, 30 नवंबर आप लोग नोट करेंगे, 30 नवंबर 1920 को नॉर्वे में होता है और एक कम उम्र से ही शतरंज खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक। कार्लस अपनी सार्वभौमिक खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। ये अपने कम उम्र से ही शतरंज को खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनका जो लोकप्रिय खेल है ये शतरंज है, ठीक। तो राइट आंसर सी, मैग्नस कार्लस निम्नलिखित में से शतरंज खेल से संबंधित है। सी इज राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जहां भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को रखा गया है, कहां पर रखा गया है। जनसंख्या नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, परिवार की प्लानिंग करना कि हमें इतने बच्चे करने हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, ठीक। भारतीय संविधान में जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को किस में रखा गया है। तो इसे रखा गया है समवर्ती सूची में, ठीक। समवर्ती सूची में, ना कि आपको ना कि आपको मौलिक कर्तव्य है, ना ही आपका मौलिक अधिकार है, ठीक। ये समवर्ती सूची में रखा गया है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है। तो रोजगार के मामले में आपको बता दें अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार देता है, ठीक। रोजगार के मामलों में अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार हमें देता है। सी इज राइट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और इसका अगला पार्ट जो है कल मिलेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे इसका अगला पार्ट अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।